मित्रों नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा संक्षिप्त इतिहास महत्व एवं तक संवर्धन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ये था जीन स्थानांतरण की विधियां अपन पढ़ रहे थे। देखिए जीन स्थानांतरण की विधियां हमने दो पढ़ी, वाहक अणुरहित जिसमें किसी प्रकार के वाहक का उपयोग नहीं किया जाता, और दूसरी थी वाहक अणु मध्यस्थ, इसमें वाहक का उपयोग किया जाता है। तो जीन स्थानांतरण की दो विधियां हैं। वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण की 4 विधियां हैं, और ये 4 विधियां कौन कौन सी थी? इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन, माइक्रो इंजेक्शन और लाइपोसक्शन। तो मित्रों हमने देखो पिछले वीडियो में ये 2 विधियां पढ़ी, इलेक्ट्रोपोरेशन और शॉटगन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इंजेक्शन और लाइपोसक्शन के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन, जीन स्थानांतरण की वाहक अणु रहित विधि। थर्ड कौन सी है? माइक्रो इंजेक्शन। तो हम थर्ड विधि की बात करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। मित्रों यह एक भौतिक विधि है, ये एक भौतिक तकनीक है जिसे मूल रूप से जंतु कोशिकाओं के रूपांतरण हेतु विकसित किया गया था, लेकिन आजकल इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पादप कोशिकाओं में जीन रूपांतरण हेतु किया जाता है। देखिए ये एक भौतिक तकनीक है, और इसका उपयोग देखो, इसका विकास किस लिए किया गया था? जंतु कोशिकाओं में रूपांतरण हेतु इसका विकास किया गया था, लेकिन आजकल इसका उपयोग पादप कोशिकाओं के रूपांतरण हेतु किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया गया था? जंतु कोशिकाओं में रूपांतरण हेतु, लेकिन आज इसका उपयोग पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में किया जाता है। पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है आजकल? माइक्रो इंजेक्शन। और इसका उपयोग, इसको विकसित किस लिए किया गया था? केवल जंतु कोशिकाओं में रूपांतरण हेतु इसको विकसित किया गया था। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन की। देखिए माइक्रो इंजेक्शन होती क्या है, ध्यान से सुना। इस विधि में वांछित डीएनए को, किसको? वांछित डीएनए को नुकीले इंजेक्शन, जिसको अपन कहेंगे माइक्रो इंजेक्शन। क्या कहेंगे इसको? माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से सीधे केंद्रक में प्रविष्ट करा दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक कोशिका ली जाती है और उस कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है। तो याद रखना, कोशिका भित्ति रहित कोशिका को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और इस कोशिका को स्थिर रखने के लिए, इस कोशिका को स्थिर रखने के लिए ये एक होता है पिपेट। ये क्या होता है? पिपेट। इस पिपेट की सहायता से इसको स्थिर रखा जाता है। ये होती है पिपेट, और इस पिपेट की सहायता से इस कोशिका को स्थिर, ये कोशिका है और इस कोशिका में ये होता है केंद्रक। देखो ये केंद्रक है, कोशिका के अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, इसको कहेंगे अपन प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। और देखिए एक सूक्ष्म इंजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट भी बोलते हैं इसको। इस माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इसमें देखो दाब के साथ, इसको दाब के साथ, इसमें कांच का बना होता है ये माइक्रो इंजेक्शन,
और इसमें ये बने होते हैं वांछित डीएनए कण। ये जो इसको कहेंगे ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ध्यान से सुना, इस विधि में वांछित डीएनए को नुकीले सिरे वाली कांच की सुई में, जिसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसको माइक्रो इंजेक्शन कह दो या इसका नाम है माइक्रो प्रोजेक्टाइल। और इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल में वांछित डीएनए भर करके और सीधे पादप कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है। इन देखो, इन वांछित डीएनए को दाब के साथ, इसमें यहां दाब लगाया जाता है और इस दाब के साथ सीधे कहां प्रविष्ट करा दिया जाता है, सीधे केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है। कोशिका में प्रविष्ट नहीं कराया जाता, सीधे केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे और इस प्रकार ये ध्यान रखा जाता है कि कोशिका नष्ट न हो जाए। ठीक है ना, इस प्रकार प्रवेश कराया जाता है कि कोशिका नष्ट न हो जाए। कोशिका लेके उस कोशिका की कोशिका भित्ति को उतारेंगे। कोशिका भित्ति को क्यों अलग किया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है। इसमें प्रवेश, देखो वांछित डीएनए को केंद्रक में प्रवेश कराने के लिए कराने से क्या करती है, ये कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देते हैं। कोशिका भित्ति रहित कोशिका को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और इस प्रोटोप्लास्ट में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में एक देखो इंजेक्शन की सहायता से, सूक्ष्म इंजेक्शन की नुकीले सिरे वाली, तीक्ष्ण नुकीले सिरे वाली इंजेक्शन जो कांच की होती है, और इसमें इस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल। और इसमें डीएनए के जो कण होते हैं वो इसमें भरे होते हैं, और डीएनए के कण को सीधे किसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है, केंद्रक में प्रविष्ट करा दिया जाता है। किसमें प्रविष्ट कराया जाता है स्टूडेंट्स, इसको सीधे केंद्रक में प्रविष्ट करा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोप्लास्ट में जीन स्थानांतरण प्रोटोप्लास्ट में ही करवाया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है, कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है, और कोशिका भित्ति रहित कोशिका को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। देखो यह विधि सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए, सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, और इस विधि द्वारा तरुण भ्रूणों की कोशिकाओं का रूपांतरण सरलता से कराया जाता है। किसका, तरुण भ्रूणों का। इस विधि द्वारा तरुण भ्रूणों में रूपांतरण सरलता से कराया जा सकता है। यानी या अपने ये कहें कि इस विधि द्वारा तरुण भ्रूणों की कोशिकाओं का रूपांतरण सरलता से किया जा सकता है। अब तरुण भ्रूण कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन कहें कायिक भ्रूण या पराग भ्रूण या जाइगोटिक भ्रूण। जैसे तरुण भ्रूण की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, पराग भ्रूण। पराग भ्रूण, जाइगोटी भ्रूण या अपने कहें कायिक भ्रूण, इनमें आसानी से कराया जा सकता है। तो ये अपनी विधि थी, कौन सी, माइक्रो इंजेक्शन। एक बार फिर से सुनना क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका, और कैसे कोशिका, कोशिका भित्ति रहित कोशिका जिसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट को एक पिपेट की सहायता से स्थिर करके और एक माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल सूक्ष्म सिरे वाली या नोक वाली इंजेक्शन ली जाती है। किसकी बनी होती है, कांच की इंजेक्शन होती है। और इसमें वांछित डीएनए को भरकर उच्च दाब के साथ किसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है, सीधे केंद्रक में। इस प्रकार प्रविष्ट कराया जाता है कि कोशिका किसी प्रकार से बाधित न हो। ठीक है ना, इस प्रकार करवाया जाता है कि कोशिका किसी प्रकार से नष्ट न हो, कोशिका नष्ट न हो जाए। इस प्रकार इसमें सीधा
आनुवांशिक पदार्थ को केंद्रक में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ठीक है, और केंद्रक में जो इसका पादप कोशिका का जो डीएनए है, उस डीएनए के साथ ये वांछित डीएनए क्या कर लेता है, संयुग्मित हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इसके जीनोम के साथ संयुग्मित हो जाता है। इस विधि द्वारा देखो, इस विधि द्वारा सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए जो विधि है, ये सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए ही उपयोगी है। और इस विधि द्वारा केवल तरुण भ्रूणों की कोशिकाओं का रूपांतरण सरलता से कराया जा सकता है। और तरुण भ्रूण कौन कौन से हैं? अपन कहें पराग भ्रूण, कायिक भ्रूण, जायगोटी भ्रूण, ये कैसे हैं? तरुण भ्रूण। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इसका डायग्राम है और इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसकी कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो ये बचेगा क्या? यहां बचेगा केवल और केवल प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो इंजेक्शन है वांछित डीएनए युक्त। ये क्या है? ये इस डीएनए को, इस कोशिका को स्थिर रखने के लिए पिपेट है। क्या है ये? पिपेट है। कोशिका को स्थिर रखने के लिए पिपेट है। ये पिपेट इसको स्थिर रखने का काम करती है, फिक्स करने का। और इसमें माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से सीधे, याद रखना, सीधे केंद्रक में प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि कोशिका नष्ट न हो जाए। तो ये तो थी अपनी विधि, कौन सी? माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट अपन इसी में बात करने वाला है, इसके कुछ लाभ भी है तो कुछ हानियां भी हैं। बात करते हैं अपन माइक्रो इंजेक्शन विधि के लाभ। लाभ क्या क्या है? देखिए, लाभ नंबर 1 की बात करता हूं तो इसमें डीएनए प्रवेश की प्रक्रिया निश्चित होती है। इसमें डीएनए जब प्रवेश कराएंगे तो निश्चित रूप से डीएनए प्रवेश होता है, इसमें किसी प्रकार की ना नहीं होती है। ठीक है ना? तो डीएनए प्रवेश इस विधि द्वारा डीएनए प्रवेश क्या होता है? निश्चित होता है। इस विधि द्वारा डीएनए प्रवेश निश्चित होता है। नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, इसमें अंतर्ग्रहित रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। इसमें अंतर्ग्रहित रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। डीएनए प्रवेश, निश्चित रूप से डीएनए इसमें प्रवेश होता है। ठीक है ना? डीएनए प्रवेश की ये क्रिया निश्चित होती है और इसमें अंतर्ग्रहित रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। तो इसकी कुछ हानियां भी हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन, केवल 1-2 लाभ और 1-2 हानि की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें माइक्रो इंजेक्शन से केवल एक कोशिका में ही डीएनए प्रवेश कराया जा सकता है, ये याद रखना। देखो, एक माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, किसके द्वारा? एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोल दो या माइक्रो इंजेक्शन द्वारा एक कोशिका में ही डीएनए प्रवेश करवाया जाता है। याद रखना, एक जो माइक्रो इंजेक्शन है, एक माइक्रो इंजेक्शन से केवल एक कोशिका के केंद्रक में ही डीएनए प्रवेश कराया जा सकता है। इसको पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है? सेकंड जो इसकी हानि है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि इस उपकरण के लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। विशिष्ट उपकरण व कौशल की आवश्यकता होती है इस विधि में, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक उपकरण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से सीधे किसमें प्रविष्ट कराया जाता है? केंद्रक में आवश्यकता। तो इसके लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, विशिष्ट उपकरण व कौशल योग की आवश्यकता होती है।
ठीक है। एक और याद रखना, देखो इसमें प्रोटोप्लास्ट, केवल प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्रोटोप्लास्ट। अभी हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति वांछित डीएनए स्थानांतरण हेतु क्या करती है? बाधा पहुंचाती है। इसलिए जीन स्थानांतरण की इस विधि में, कौन सी विधि में? माइक्रो इंजेक्शन में केवल किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट का। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके दो लाभ हैं और ये क्या है? इसकी हानि। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, फोर्थ विधि है चौथी विधि है लाइपोफेक्शन। फोर्थ नंबर पे बात करता हूं मैं, लाइपोफेक्शन। मित्रों, हमने 3 विधि पढ़ी है। ये विधि किसकी है? जीन स्थानांतरण की विधि है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट विधि, वाहक अणुरहित जीन स्थानांतरण की लास्ट विधि है माइक्रोफेक्शन। क्या होता है इस विधि में? यह एक विशेष प्रकार की झिल्ली तंत्र है। ये एक विधि एक विशेष प्रकार का झिल्ली तंत्र है। ध्यान से सुनना इसको। क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का झिल्ली तंत्र है जिनमें द्वितीय आणविक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर जल पाया जाता है। द्वितीय आणविक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। और इस विधि का संश्लेषण याद रखना, सबसे पहले इस विधि का संश्लेषण किया था, वो किया था बोंगे हम ने 1965 में। किसने किया था? बोंगे हमने। ये बड़ी ही आसान विधि है। कब किया था? 1965 में। सब सर्वप्रथम इस विधि का संश्लेषण बोंगे हमने कब किया? 1965 में किया था। देखिए होता क्या है इस विधि में? इस विधि में गोलाकार वश्य अणुओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वश्य अणुओं का। गोलाकार वश्य अणुओं का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि द्वितीय आणविक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर क्या होता है? जल के अणु होता है। तो इसमें क्या होता है? इस विधि में गोलाकार वश्य अणुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके भीतर, ये जरूर सुनना, देखो, जिसके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए होता है। जिसके अंदर क्या होता है? जल के साथ वांछित डीएनए होता है। यानी अपन ये कहें कि ये क्या होते हैं? वश्य अणु होते हैं। वसा के गोलाकार अणु होते हैं, वसा होती है। और इस वश्य गोलाकार अणुओं के मध्य बीच में जल होता है और जल के साथ क्या होता है? डीएनए, वांछित डीएनए। बड़ी इजी है कि हमने वांछित डीएनए को जल के साथ इन दोनों के चारों ओर बनने के आप किसका परत बना दी? वश्य अणुओं की। यानी गोलाकार वसा की परत थी और उस परत के अंदर क्या भरे हुए थे? वांछित डीएनए और जल। देखो वांछित डीएनए और जल भरा होता है। ये वांछित डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल, देखो अब इसको क्या कहेंगे अपन? लिपिड का कैप्सूल हो गए। ये जो लिपिड कैप्सूल है, ये लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका के समीप आता है और कोशिका के समीप आने के बाद एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा इसको अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। ये क्या होता है एंडोसाइटोसिस? स्टूडेंट्स हमने देखो पहले पढ़ी होंगी, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होता है अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागना, ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। और किसी आवश्यक पदार्थ को शरीर से अंदर लेने को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो इसको क्या किया जाता है? देखो ये जो लिपिड कैप्सूल होता है, लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका झिल्ली से चिपक जाता है। किससे चिपक जाता है? इस कोशिका झिल्ली से चिपक जाता है।
किससे चिपकते हैं? यहाँ पे कोशिका झिल्ली से चिपक जाते हैं। उसके पश्चात एंडोसाइटोसिस द्वारा, कौन सी द्वारा? साइटोसिस द्वारा उससे संयुग्मित हो जाते हैं, इसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा इसके अंदर क्या हो जाता है? संयुग्मित हो जाता है और उनमें प्रवेश, देखो उस कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये किस में प्रवेश करते हैं? केंद्रक में प्रवेश करके और इसके जीनोम के साथ संलयित हो जाते हैं। फिर से सुनना एक बार, क्या होता है इसमें? वसीय अणु होता है इसमें। ये क्या है? वसीय अणु। और इस वसीय अणु में जल भरा होता है और डीएनए, वांछित डीएनए होता है। ये वांछित डीएनए क्या होता है? सर्वप्रथम इस कोशिका झिल्ली के समीप आता है। कोशिका झिल्ली के समीप ये लिपिड कैप्सूल कहेंगे अब इसको। ये लिपिड कैप्सूल सबसे पहले कहां, किसके समीप आता है? कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली से संयुग्मित हो जाता है। देखो एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ये कोशिका झिल्ली इसको घेर लेती है और अंदर संयुग्मित कर लेती है। और उसके बाद ये यहां से ये कहां प्रविष्ट हो जाता है? इसके केंद्रक में। और केंद्रक में इसका जो डीएनए था, वांछित डीएनए, इस केंद्रक के डीएनए से या जीनोम से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, डीएनए में समाकलित हो जाता है। ठीक है। तो पादप रूपांतरण की ये जो विधि है, इस विधि द्वारा पादप रूपांतरण में देखो इस विधि का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखना, इस विधि का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में एवं अंडकों में रूपांतरण हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। पादपों में इसका उपयोग बहुत कम होता है, जबकि जंतुओं में इसका उपयोग अधिक होता है। ठीक है। फिर से देखिए एक बार, रिपीट कीजिए कि इस विधि में क्या होता है कि वसीय अणु होते हैं। ठीक है। और वसीय अणु में क्या होता है? जल और वांछित डीएनए भरा होता है। इस वांछित डीएनए और जल युक्त वसीय अणु, जिसको अपन क्या कहें? लिपिड कैप्सूल। ये लिपिड कैप्सूल जिस कोशिका में प्रविष्ट कराना होता है उसके समीप, जिस कोशिका में पृष्ठ कराना होता है, वांछित कोशिका जिसमें अपन को ये पृष्ठ कराना है डीएनए, उसके समीप उसको रखते हैं। जब इसके समीप इसमें पृष्ठ कराते रखते हैं तो ये कोशिका झिल्ली के साथ संयुग्मित हो जाता है। पहले कोशिका झिल्ली से चिपकता है और कोशिका झिल्ली इसको एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा क्या कर लेती है? अंतर्ग्रहित कर लेती है, अंदर पहुंच जाता है कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद ये किससे संयुग्मित होता है? केंद्रक से। और केंद्रक से संयुग्मित होने के बाद में इसका जो डीएनए है, वांछित जो डीएनए है, वो इस कोशिका के जीनोम के साथ समाकलित हो जाता है। इस प्रकार इस लाइपोफेक्शन विधि द्वारा जीन स्थानांतरण करवाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो जीन स्थानांतरण की विधि है लाइपोफेक्शन, इस विधि का उपयोग पादपों में बहुत कम होता है, जबकि जंतुओं और अंडकों में इस विधि द्वारा जीन स्थानांतरण करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मित्रों, हमने दो विधि पढ़ी, माइक्रो इंजेक्शन और लाइपोफेक्शन। नेक्स्ट में बात करता हूं, इसके भी कुछ लाभ और हानियां हैं। ठीक है। इस विधि में भी कुछ लाभ है, इस विधि के भी, और कुछ हानियां भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाभ की। लाभ क्या है इस विधि का? क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इसके लाभ हैं, अच्छा ही क्या है? नंबर 1 की बात करता हूं। देखो पहला जो लाभ है इसका कि इस विधि द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों का प्रवेश संभव है। इसका पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों का इस विधि द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों, देखिए इस विधि द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों का प्रवेश संभव है। नंबर 2, दूसरा लाभ की बात करता हूं।
देखो दूसरा लाभ है, इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश संभव है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश कराया जा सकता है। तो विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न सेल्स में डीएनए प्रवेश करवाया जा सकता है, ठीक है ना। इस विधि द्वारा अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश कराया जा सकता है। जंतु कोशिका में भी प्रवेश करवाया जा सकता है, पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जा सकता है, अंडकों में भी प्रवेश कराया जा सकता है। और मैंने देखो एक बात ये भी कही थी आपको कि ये पादप कोशिका में कम सफल है, कम उपयोग किया जाता है, जबकि अंडकों में और जंतु कोशिकाओं में ये अधिक सफल विधि है। थर्ड की बात करता हूं, देखो सॉरी इसकी हानि की बात करूंगा। हानि क्या है, क्योंकि अपन यहाँ ज्यादा लाभ हानि की बात नहीं करेंगे, एक दो लाभ हानि की बात करते हैं। सेकंड की बात करता हूं, इसका लाभ हानि क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो विधि है ये एक धीमी है, महंगी और उच्च कौशल की आवश्यकता वाली विधि है। यह विधि क्या होती है, धीमी है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। और कैसी है, महंगी है। और इसमें इस विधि में उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा अधिकतर काइमेरिक पादप बनते हैं, संपूर्ण अंगों का विकास नहीं होता उनमें। देखो ये विधि धीमी है। हमने अभी कहा था कि कोशिका झिल्ली के समीप ये जो बहुत सारे लिपिड कण जब अपन रखते हैं तो ये लिपिड कण इसमें बहुत धीमे, बहुत समय लगता है, इसमें धीरे धीरे ये इसके साथ संयुग्मित होता है, ये इसको घेरती है और इसको अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। जब ये इससे संयुग्मित हो जाता है, अंदर प्रविष्ट हो जाता है, उसके बाद ये केंद्रक में प्रविष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो धीमी है और ये महंगी विधि भी है। और याद रखना, इसको ऐसे ही नहीं करवा सकते, हर कोई नहीं कर सकता, इसमें उच्च कौशल की भी आवश्यकता होती है, उच्च कौशल भी जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दो विधि हमने पढ़ी जीन स्थानांतरण की, वाहक अणु रहित, कौन कौन सी, माइक्रो इंजेक्शन और लाइपोसक्शन। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, माइक्रो इंजेक्शन में देखो, इंजेक्शन में क्या भरे होते हैं, वांछित डीएनए कण, और उनको सीधे किसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है, पादप कोशिका के केंद्रक में। जबकि लाइपोसक्शन में क्या होता है, लिपिड के गोलाकार अणु होते हैं जिनके अंदर क्या भरे होते हैं, वांछित डीएनए और जल भरा होता है। उस वांछित डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल को वो क्या करता है, जंतु कोशिका की जो पादप कोशिका की बात करें, जंतु क्योंकि अपन यहाँ पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, पादप कोशिका में इस विधि का उपयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी देखो पादप कोशिका के पास जब इसको रखा जाता है ये धीरे धीरे इसके साथ संयुग्मित हो जाता है और उसके बाद में कोशिका द्रव्य से इसमें पहुंचता है केंद्रक में, और केंद्रक में वांछित डीएनए केंद्रक के डीएनए के साथ संयुग्मित हो जाता है, ठीक है। तो ये दो विधियां थी, हमने इनके बारे में वर्णन पढ़ा, इनके लाभ और हानि पढ़ी। अब नेक्स्ट डे अपन मिलते हैं नेक्स्ट विधि के साथ, वाहक अणु मध्यस्थ विधि, ये पढ़ेंगे अपन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।